हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सीडीपी की जो सीरीज चल रही है, सीडीपी की क्लास में बात करेंगे। और ये सीडीपी क्लास हमारे इसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं। ये हमारा 13 क्लास है। इससे पहले हम ऑलरेडी 12 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इनको सीरीज को देख सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस बेहतर बना सकते हैं। तो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें ये हमारा सीटेट के लिए और अदर स्टेट के जो भी टेट एग्जाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली क्लास है। तो लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आपकी तैयारी उस हिसाब से कैसी चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। तो बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दशा किस तरह से होती है वो बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ऑप्शन बी है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन सी है पैर से सिर तथा सिर शरीर के बाहर से मध्य की ओर। और ऑप्शन डी है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो किस तरफ होती है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने क्या आंसर लगाया था। तो बी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास जो है किस चीज़ का परिणाम है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम का। ऑप्शन बी है वातावरण का। ऑप्शन सी है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। और ऑप्शन डी है आर्थिक कारकों का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताते चलेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या है। तो ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन बी है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन सी है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि को स्कॉलेस्टिक का मूल्यांकन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी चीज़ों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन होता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी होता है और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का भी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर यानी कि एट प्राइमरी लेवल मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। ऑप्शन बी है अधिगम को सरल बनाएगा। ऑप्शन सी है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। और ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब हम श्याम पट्ट पर लिखते हैं तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है। ऑप्शन ए अच्छी लिखावट होना सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, या बड़े अक्षरों में लिखना, या फिर लेखन में स्पष्टता, या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अच्छी लिखावट। ठीक है, जो कि बच्चे के समझ में आए। तो ए प्रश्न इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ये हमारा क्वेश्चन जो है यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका है और ऐसे ही हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी पूछे जा चुके हैं। तो आप इनको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप ऑप्शन ए उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। ऑप्शन बी उसे दंड देंगे यानी कि पनिश हिम। ऑप्शन सी है कारण जानने की चेष्टा करेंगे यानी कि ट्राई टू नो द रीज़न, कि किस रीज़न से वो नहीं आया, देर आता है कि क्या रीज़न रहता है उसके पीछे। ऑप्शन डी है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कारण जानने की हम चेष्टा करेंगे, यानी कि रीज़न पता करेंगे कि क्यों नहीं वो आता है, देर से क्यों आता है वो। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। और ऑप्शन डी है व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। ठीक है, तो व्यावहारिक जीवन में क्या आ जाता है, व्यावसायिक आ जाता है, सामाजिक जागरूकता आ जाता है, और ये परीक्षा वाला भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार यानी कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। तो हमें बताना है सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को दंड देना। ऑप्शन बी है अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना। ऑप्शन सी है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। और ऑप्शन डी है इसकी उपेक्षा करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि अवांछित व्यवहारों के कारणों को ढूंढना और एवं उपचार का प्रबंधन करना जो है सबसे प्रभावी पद्धति हो जाएगी। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या लगाया था आंसर वो भी एक बार बताएंगे आप कमेंट में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे यानी कि डू नथिंग, उन्हें धन्यवाद देंगे से थैंक्स टू देम, या फिर उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे यानी कि वेस्टेज ऑफ मनी। ऑप्शन डी है उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हम उन्हें क्या देंगे, धन्यवाद देंगे। यानी कि जो बच्चा होगा, जो शिक्षक होगा, टीचर, वो क्या देगा, टीचर बच्चों को क्या देगा, धन्यवाद देगा। ठीक है, से थैंक्स टू देम। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, क्या समझा जाता है जब एक विद्यार्थी असफल होता है। ऑप्शन ए पद्धति असफल है। ऑप्शन बी है शिक्षक असफल है। ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक असफल हैं। या ऑप्शन डी है यह वैयक्तिक असफलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यह एक क्या है, वैयक्तिक असफलता है जब कोई एक विद्यार्थी असफल होता है। तो ठीक है, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है एक विद्यार्थी की। ऑप्शन ए उत्तरदायित्व की अनुभूति यानी कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन बी है ईमानदारी, ऑनेस्टी। ऑप्शन सी है सहभागिता यानी कि कोऑपरेशन। ऑप्शन डी है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ओबीडियंस। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। यानी कि विद्यार्थी जो है विषय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ रहा है, विषय से हटकर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ऑप्शन ए है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। ऑप्शन बी है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। और ऑप्शन सी है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। और ऑप्शन डी है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कक्षा के बाद उत्तर देंगे। तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप बताएंगे एक बार कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। एक 12 वर्ष की आयु का बच्चा है उसमें सबसे अधिक क्या होगा। ऑप्शन ए कुल प्रेरक समन्वय यानी कि मोटर कोऑर्डिनेशन में कठिनाई। ऑप्शन बी है वयस्कों को खुश करने में के बारे में दुश्चिंता यानी कि एंजाइटी की अनुभूति। ऑप्शन सी है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना।
और ऑप्शन डी है समकक्षी के अनुमोदन यानी कि पीयर अप्रूवल के लिए बेचैनी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा होगा, सबसे अधिक होना संभव क्या पाया जाएगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप बताएंगे कि आपने इसका आंसर क्या लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है। कारण है, विद्यालय से विद्यार्थी भाग जाते हैं, उसका क्या कारण है। ऑप्शन ए है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। ऑप्शन डी है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ऑप्शन ए है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। ऑप्शन बी है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। ऑप्शन सी है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या लगाया था इसका आंसर वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ऑप्शन ए है मानवीय सामर्थ्यों यानी कि ह्यूमन एबिलिटीज़ में परिवर्तन का परीक्षण करता है। ऑप्शन बी है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। ऑप्शन सी है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। और ऑप्शन डी है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी है परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। ऑप्शन सी है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। और ऑप्शन डी है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। क्या, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए है मतारोपण यानी कि इंडोक्ट्रिनेशन। ऑप्शन बी है अंगीकरण यानी कि एडप्शन। ऑप्शन सी है अनुकरण यानी कि इमिटेशन। और ऑप्शन डी है अभिवृत्ति यानी कि मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी को समझने के लिए किस चीज़ की जानकारी अवश्य होनी चाहिए वो बताना है हमें। ऑप्शन ए है बाल मनोविज्ञान की। ऑप्शन बी है बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की यानी कि इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन। और ऑप्शन सी है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों की जानकारी होना अवश्य है। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ऑप्शन ए है किशोरावस्था। ऑप्शन बी है वयस्कावस्था। ऑप्शन सी है प्राक बाल्यावस्था। और ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, किशोरावस्था। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था।
तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे और आपने उन 20 क्वेश्चन को लगाया होगा एज अ मॉक टेस्ट, और आपने अपना स्कोर भी देखा होगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे। तो कमेंट करके वो ज़रूर बताएं कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट और अदर स्टेट के जो भी टेट एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको सभी को शेयर कर दें। ठीक है, और अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपने कितना स्कोर आज की क्लास में किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।